अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जी इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। सो देखना बनता है दोस्तों, हम लोग बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप न्यूज का सेगमेंट आपसे शेयर करेंगे। नंबर 1 पे लोग बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही बाबर आजम के हवाले से। बजट टॉप 10 में जो है बाबर आजम आ गए हैं आईसीसी रैंकिंग में, इसके ऊपर बात करेंगे। फखर जमान की शानदार किस्म की सेंचुरी जो है वो देखने को मिली है। ना सिर्फ फखर जमान की कल देखने को मिली थी, बल्कि आज साहिबजादा फरहान की भी सेंचुरी देखने को मिली है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। सुफियान ने कमाल किस्म की जो बॉलिंग की है उस पर बात करेंगे और कामरान के हवाले से बात करेंगे। क्या शानदार किस्म की जो है वो बैटिंग इन्होंने कामरान गुलाम ने कर दिखाई है, इसको और बात करेंगे। इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान की T20 सीरीज को लेकर कुछ अपडेट आ रही है, वो आप लोग को शेयर करेंगे। आमिर ने बड़ा प्रेज किया भाई अली रजा को, क्या कहना है इनका, वो आप लोग से शेयर करेंगे। टेस्ट क्रिकेट का सीजन शुरू हो रहा है भाई, कल से अब जो शुरू होगी टेस्ट क्रिकेट, तो 30 अगस्त तक रोज आपको टेस्ट क्रिकेट देखने को मिलेगी। पहले पाकिस्तान, फिर इंडिया, फिर श्रीलंका, क्या क्या कहानी है वो सारी आप लोग से शेयर करेंगे। और कोई कर्फ्यू नहीं होगा भाई इंग्लैंड के लिए, वो क्या कहानी आ रही है वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन बजाना। बात का खास करते हैं नंबर खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब, बाबर आजम ने दिखाई थी शानदार किस्म की परफॉर्मेंस टेस्ट के अंदर, लगातार उन्होंने रन किए, टॉप 10 में एंट्री मार ली है बजट। देखिए बिल्कुल बाबर आजम टॉप 10 आईसीसी रैंकिंग में आ गए हैं। दो पाकिस्तानी बैटर हैं जिनकी रैंकिंग इंप्रूव हुई है, एक का नाम है बाबर आजम और दूसरे का नाम है अब्दुल्ला शफीक। बाबर आजम की टेस्ट में ये जो टॉप 10 में आए हैं, ये उनकी सबसे बेस्ट रैंकिंग है 2024 सितंबर के बाद, यानी कि तकरीबन अगर आप देख लो 2 साल के बाद बाबर आजम टॉप 10 में रेड बॉल में आए। और एक्चुअली अली साहब अगर आप अल्टीमेट फॉर्मेट देखो तो रेड बॉल, और बड़ी अच्छी खुशखबरी है बाबर आजम के लिए कि अगर वो इस पाकिस्तान और इंग्लैंड की जो टेस्ट सीरीज है, अगर इसमें वो परफॉर्म करते हैं तो बाबर आजम टॉप 4 में भी आ सकते हैं। अगर वो 300 प्लस रन स्कोर करते हैं, 300 स्कोर करते हैं इन 3 टेस्ट मैचेस में, 300 सिर्फ स्कोर करते हैं, ज्यादा नहीं करते, तो बाबर आजम टेस्ट में टॉप 4 में आ जाएंगे। और ये बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि T20 ओडीआई में आपकी रैंकिंग ठीक है आगे पीछे हो जाती है, लेकिन जो टेस्ट में जब आप रैंकिंग लेते हो ना, उसकी दुनिया बात करती है। और बाबर आजम के पास ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, फॉर्म में है, वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड भी मिला, तो इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं होगी। खैर अगर मैं आपको बाकी भी जो पाकिस्तानी बल्लेबाज है उनकी भी अगर रैंकिंग बता दूं, तो बाबर आजम की टॉप 10 में अब आ चुके हैं। सऊद शकील का डिक्लाइन आया है, स्टिल वो 26 पे हैं। रिजवान की भी रैंकिंग गिरी है, वो 27 पे हैं। अब्दुल्ला शफीक को भी अच्छी खासी जंप मिली है, लेकिन वो बहुत टाइम के बाद कम बैक कर रहे थे, उनकी रैंकिंग 32 है। उनके पास भी अपॉर्चुनिटी है कि अगर यहाँ पे रन्स बनाते हैं इंग्लैंड के अगेंस्ट तो वो भी टॉप 10 में जरूर आ सकते हैं। सलमान अली आगा की भी गिरी है, वो 38 पर हैं। शान भी 39 पर हैं। इमाम की भी गिरी है, ये 57 पे है। तो इनकी खैर रैंकिंग बताने वाली किसी की भी नहीं है, जो हाईलाइट है वो यही है कि बाबर आजम टॉप 10 में आ चुके हैं। अच्छा, फखर जमान की बड़ी शानदार किस्म की कल जो है रात को बैटिंग देखने को मिली थी, जिसमें फखर जमान ने जो आपका नेशनल ओडीआई कप चल रहा है उसमें शानदार किस्म की सेंचुरी जो है स्कोर की है। और फखर जमान के बल्ले से जब जब रन आते हैं तब तब जो वो एक उम्मीद की किरण जो हमारे अंदर जरूर जागती है कि भाई वर्ल्ड कप 2027 जो है वो आने वाला है, और अगले साल इंशाल्लाह एशिया कप भी ओडीआई में होगा और वर्ल्ड कप भी होगा। उससे पहले फखर जमान का फॉर्म में आना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं जिसके ऊपर सबसे ज्यादा ट्रस्ट शो करता हूँ जब ओडीआई की बारी आती है तो वो दाऊद साहब वन एंड ओनली फखर जमान। नहीं, मेरे भी फेवरेट बल्लेबाज है। मैं तो यहां तक कहता हूं कि आप जो भी कहो, ठीक है अभी ये तो उन्होंने डोमेस्टिक में 100 मारा है, इसकी कोई इतनी अहमियत भी नहीं होगी, लेकिन एक्चुअली में फखर जमान ने जो पाकिस्तान के लिए किया हुआ है, जो जो रिकॉर्ड्स उन्होंने बनाए हुए हैं, चाहे चैंपियंस ट्रॉफी 2017 की बात कर लो, इंडिविजुअल जितने भी आज तक पाकिस्तान के हिस्ट्री में जितने प्लेयर्स पैदा हुए और खेले हैं इस फॉर्मेट को, सबसे ज्यादा अगर किसी ने रन बनाया इंडिविजुअल स्कोर वो फखर जमान का है। 200 पहला और अभी तक तो आखिरी बनाने वाला फखर जमान ही है। फिर साउथ अफ्रीका के अंदर हाईएस्ट स्कोर 193 वो फखर जमान का है। जिम्बाब्वे में 200 वो फखर जमान का है। 400 इंडिया के अंदर चेस किया बेंगलोर में फखर जमान ने। मतलब ऐसा वो क्या रिकॉर्ड है जो फखर जमान ने नहीं किया। मेरी अगर आप मुझसे पूछो तो मैं तो फखर जमान को पाकिस्तान का ऑल टाइम बेस्ट एवर प्रोड्यूस इन ओडीआई, वो मैं फखर जमान को मानता हूं। मैं T20 की बात नहीं करता, T20 में फखर जमान ने बिल्कुल कुछ नहीं किया जो उनको करना चाहिए था, जिस कैलिबर के वो प्लेयर थे, लेकिन वनडे में उन्होंने बहुत कुछ किया। आप मानो ना मानो, ये मैं मानू ना मानू, ये स्टैट्स बताते हैं, ये रिकॉर्ड्स बताते हैं, ये ऐसे मूवमेंट्स बताते हैं कि फखर जमान ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। भाईजान किसको वो बोलता है, वर्ल्ड कप 2023 में जब आपके अगेंस्ट जो है वो न्यूजीलैंड ने 400 रन बना दिया था,
और हमें अकेली उम्मीद थी कि फखर जमान कुछ करेंगे, और वहां पर फखर जमान ने क्या फेंटी लगाई थी, और अली क्या साहब, ये सूदी तो क्या और अली साहब मिचेल, सारों को तोड़ा। चैंपियंस ट्रॉफी में भी आप मानो ना मानो ना, जो आप 340 से प्लस स्कोर आप ले गए, स्कोर वो फखर नहीं तो 100 बनाया था। अगर फखर वो बुमराह ने जब वो नो बॉल ना होता और वो आउट हो जाते और फखर चले जाते, फिर हमने क्या करना था हमें भी पता ही है। खैर अली साहब, फखर जमान ने कल फायर अपनी देखने को मिली, उनकी बैटिंग, और वही जो उनकी टिपिकली लंबा खेलते हैं, ओडीआई में लंबा खेले, 104 गेंदों पे 123 रन, 2 छक्के 18 चौके, 120 का स्ट्राइक रेट, टिपिकली फखर जमान स्ट्राइक जैसे लेते हैं, वो बैटिंग हमें देखने को मिली। एक सेंसेशनल नॉक थी फखर जमान की, अपनी टीम को भी जितवा दिया जो शादाब की टीम थी। एंड में शादाब ने आके भी अच्छी बैटिंग की और इस तरह से 5 विकेट से इनकी जो टीम थी वो जीत ली। लेकिन फखर जमान हीरो रहे हैं। ये नेशनल ओडीआई कप से पहले हमने एक बात की थी और इस पर शो भी किया था। फखर जमान ने बोला था कि मैं तो भी बोलता हूं कि मेरी स्लॉट भी एम्प्टी है, अगर यंगस्टर आए मुझसे बेहतर परफॉर्म करें और मेरी जगह अभी भी ले लें। फिलहाल ओडीआई में उनकी जगह दाऊद साहब कोई नहीं, तो देख लें उन्होंने क्या परफॉर्म किया। खैर दाऊद साहब, आज जो मैच खेला गया उसमें भी जो है वो शाहीन शाह अफरीदी और साहिबजादा फरहान की टीमें जो आमने सामने थी। ईगल साहब ने इतने ओवर तो नहीं किए, लेकिन बड़ी कमाल किस्म की जो है साहिबजादा फरहान ने भी आज जो है सेंचुरी मारी है। चेजिंग में शानदार किस्म की सेंचुरी उन्होंने बनाई है, क्योंकि ओडीआई में उन बेचारों की किस्मत इतनी चल नहीं रही। और साथ में कामरान गुलाम की तरफ से भी अच्छी बैटिंग देखने को मिली और सुफियान मुकीम ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। साहब देखें, बिल्कुल जो आज मैच खेला गया इसमें पहले बैटिंग अगर आप देखो तो आपकी जो शाहीन की टीम है उन्होंने की और बिल्कुल ही बेकार किस्म की परफॉर्मेंस देखने को मिली। विकेट्स गिरते रहे। शामिल हुसैन ने जरूर 50 बनाए, लेकिन इंपॉर्टेंट ये टाइम था कि जो कामरान गुलाम तो उन्होंने बड़ी जबरदस्त किस्म की नॉक खेली, उनके बड़े शानदार किस्म के 63 रन हमें देखने को मिले। लेकिन उसके बाद हमें सारी चीजें खराब से खराब होती हुई दिखाई दी और पूरी की पूरी जो टीम थी वो कोलैप्स ही कर गई। पूरी टीम 212 रन बना सकी, जबकि जो अब साहिबजादा फरहान की टीम है उसने बड़ी शानदार किस्म की बैटिंग की है। 147 पर सिर्फ 3 खिलाड़ी आउट थे शाहीन की टीम के, लेकिन हमने देखा कि सुफियान मुकीम की क्या बेहतरीन बॉलिंग थी, हसन अली की भी क्या शानदार बॉलिंग थी। दोनों ने 4-4 खिलाड़ियों को आउट किया और इस तरह से पूरी टीम जो सिमट गई 212 रन पे, जहां पे लग रहा था कि सारे सटल बैटर हैं। शामिल हुसैन का 50, कामरान गुलाम का 63, हैदर अली का 44, पूरी टीम स्टेबल नजर आ रही थी। 143 तक सिर्फ 3 ही आउट थे और एकदम से बल्कि 46 तक, लेकिन उसके बाद सडनली ये जो कोलैप्स हुआ 148 पे एकदम से चौथा भी गया, फिर आगे पांचवां भी, छठा भी, सातवां भी, आठवां भी, और पता भी नहीं चला कि पूरी की पूरी टीम 212 पे कोलैप्स कर गई। लेकिन अली साहब, साहिबजादा फरहान जो अपनी टीम की क्यादत कर रहे थे, जब वो बैटिंग करने के लिए आए तो उनकी टीम छा गई। उन्होंने कैप्टन स्नॉक खेली जिसमें 9 चौके 2 छक्के, 101 गेंदों पे 112 रन थे और बाकी प्लेयर्स तो चलो साथ निभा रहे थे। मोहम्मद फाइक आए, 30 रन बना गए, मासूद सदाकत जल्दी आउट हो गए, तैयब ताहिर ने 35 बनाए आराम से, रोहिल नजीर स्लो खेलते रहे, 30 गेंदे 30 प्लस उन्होंने बॉल्स लिए, वो भी आराम से खेलते रहे, लेकिन कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि उन्होंने अकेले ही गेम को इतना आसान बना दिया था कि मैच को डेड ही कर दिया था। बिल्कुल ही वन साइडेड मैच खेले हैं और अपनी टीम को जितवा दिया। मैं तो अली साहब बार बार हमेशा से ये बात करता हूं कि जो साहिबजादा फरहान है वो ओडीआई का ज्यादा अच्छा प्लेयर है एज कंपैरिजन T20 में, क्योंकि शुरू में जब हम इनकी बात भी करते थे उस टाइम इनका स्ट्राइक रेट का इशू भी था, तो इनको पाकिस्तान की T20 टीम में नहीं लिया जाता था। फिर इन्होंने अपना स्ट्राइक रेट पे इंप्रूव किया तो फिर ये T20 टीम में भी आए। लेकिन अभी भी हम ये समझते हैं कि अगर ठीक है इंटरनेशनल में भी उतना परफॉर्म नहीं किया वनडे फॉर्मेट में, लेकिन अगर मजीद इनको मौके मिले तो फखर और फरहान की जोड़ी वर्ल्ड कप 2027 की मुझे लगता है कि आइडियल जोड़ी होगी। वैसे इतलात तो ये भी आ रही है कि साइम अयूब के साथ भी जो आपकी सिलेक्शन कमेटी है वो लगातार बातचीत कर रही है और उनको ट्रस्ट में रखा हुआ है कि आप हमारे ओपनर होंगे। ठीक है, साइम अयूब को मैं समझता हूं कि अगर आप रखते हो करंट जो उनकी फॉर्म है वो आपके बैकअप ओपनर हो सकते हैं। देखो, उनका दाऊद साहब इशू ये था कि वो T20 में तो जरूर परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, लेकिन ओडीआई में हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि साइम अयूब ने बहुत बिल्कुल आप ठीक बात कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी रन किए हुए हैं, ओडीआई में उन्होंने साउथ अफ्रीका में भी रन किए हुए हैं और साइम अयूब बजाते खुद अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन उनका ठीक कह रहे हैं फॉर्म का इशू है। लेकिन फॉर्म का इशू है ना, वर्ल्ड कप में हम किसी अगर आपकी यही प्लेयर चलते चलते टाइम है ना, लग जाएगी फॉर्म, ले लें फॉर्म, लेकिन अगर फॉर्म नहीं आती तो फिर हम वर्ल्ड कप में तो अब चलें। अगर आप कह रहे हैं साइम अयूब, मैं भी मानता हूं कि अच्छे प्लेयर हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन करंटली जो सबसे बड़ा मैं उनसे मायूस हूं ना वो ये हूं कि जो बड़े इवेंट्स होते हैं, बड़े मैच होता है स्पेसिफिकली इंडिया के अगेंस्ट नहीं, आप अगर वर्ल्ड कप में अगर आपका यूएई वाले मैच में भी स्टेक लगा हुआ है ना, वो भी बड़ा मैच बन जाता है आपके लिए, उसमें नहीं कर पाते, वो रन नहीं बनाते। और ये फर्क साहिबजादा फरहान और उनके अंदर बहुत नुमाया है कि साहिबजादा फरहान बड़े मैच का प्रेशर ले लेता है, एग्जैक्टली सेम लाइक फखर जमान की तरह रिएक्ट करता है। जैसे हमें याद है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो एशिया कप का फाइनल था, वो एक्चुअल में तो इन दोनों ने तो वन साइड कर दिया था। जब इन दोनों ने 100 रन बनाए 10 ओवरों में, तो हमें तो लगा कि गेम ही वन साइड हो गया, भाई रह क्या गया। हमने खिलाने 2 ओपनर्स हैं, अब मेरे पास अगर ये सारे ओपनर है, वैसे तो मैं चाहूंगा कि आपको
अब्दुल्ला शफीक जिस फॉर्म में चल रहे हैं आप उनको भी कंसिडर कर सकते हो, लेकिन जाहिर है इतने ओपनर आप कैसे खिलाओगे? मिडिल ऑर्डर में खिलाओ ना आप। हाँ, अब वही बात है, फिर आप अगर मिडिल ऑर्डर में भी लेकिन आप खिलाओगे फिर बहुत लेट हो जाएगा, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक उतने भी नीचे वाले नहीं है। हाँ, 3 पे नहीं, ओडीआई के तो प्रॉपर प्लेयर आपको, आपकी जब ओडीआई की आप बैटिंग बनाओगे ना उसके अंदर आपको अब्दुल्ला शफीक को भी डालना, आपको शान मसूद को भी डालना है, नंबर नहीं देखना आपको, बेशक दूसरे तीसरे पे डालो, तीसरे पे तो बाबर होंगे ना, तीसरे पे डाल दो, टेंशन नहीं है, लेकिन डालना पड़ेगा। शान और अब्दुल्ला में से फिर आप एक को खिला सकते हो ना, क्योंकि फिर वो बहुत नीचे चले जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा जो नंबर 4 वाला स्लॉट है ना वो आपके लिए, लेकिन भाई ये पक्के प्लेयर आपको ओडीआई के रखने क्योंकि नहीं, अब एक और इशू है ना, अब आप अगर आप कहते हो अब्दुल्ला शफीक भी आएंगे, आप कहते हो शान भी आएंगे, चलो मैं आपके एक टाइम पर बात से एग्री करता हूँ, फिर आप मुझे बताओ रिजवान को कम खिलाओगे? रिजवान को आपका छठे पे हार्डर के तौर पे खिलाओगे? रिजवान तो 5वें पे खेलेगा। नहीं, फिर अब क्या आप अब्दुल्ला शफीक को छठे पे खिलाओगे? नहीं, स्क्वाड में तो रखो ना, कोई ऊंची नीच हो जाती है, कोई मसला आ जाता है बैकअप के तौर पर, स्क्वाड में तो एक मैं समझता हूं कि वो आप 15 रुपये स्क्वाड में आपके पास बड़ी लिमिटेशंस होती है, क्योंकि फिर आप मिडिल ऑर्डर को ड्रॉप करोगे किसी बैटर को। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर आपका बिलफर्ज बाबर आजम मौके पे इंजर्ड हो जाता है, अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो, तो अब्दुल्ला शफीक को आप ओडीआई में साथ कैरी तो रखे ना बाबर की रिप्लेसमेंट। नहीं, वो तो बात ऑब्वियसली आपके लिए मुश्किल हो सकती है चीजें। नहीं, वो फिर ऑब्वियसली सी बात है, लेकिन मैं भी आपसे कह रहा हूं कि अब 2 अगर हमने ओपनर खिलाने हैं, अब अभी चले वो हम बहुत आगे चले गए, अब्दुल्ला शफीक शान पे हम बात फिर करेंगे। मैं भी एग्री करता हूं कि उनको टीम में होना चाहिए, लेकिन फिलहाल अभी मैं ओपनिंग की बात कर रहा हूं। आपके पास साइम है, 3 ओपनर है ना आपके पास। हाँ, आपके पास फखर है और आपको फरहान, ये 3 है ना आपके पास। तो मेरी जो फर्स्ट चॉइस है वो फखर जमान और साबिदा फरहान। सारी बात है, अगर आप इनके साथ जाओगे, साइम अभी आपको आप स्क्वाड में रखते हो तो आपको वेट कराना और पड़ेगा। एक और चीज है कि इंटरनेशनली अब ये देखना पड़ेगा कि साबिदा फरहान ओडीआई में कैसा रिएक्ट करते हैं और कैसा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि ओडीआई में उनके रन्स बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। ये भी चीज है, क्योंकि ओडीआई में हमने देखा कि जब बड़े मैच होते हैं उसमें स्ट्राइक रोटेट करने में बुरी तरह नाकाम हो जाते हैं, ये बड़ा मसला या एक जो आप बात कर रहे थे, क्योंकि मैंने आपको ये बोला कि ओडीआई में जो वर्ल्ड कप के स्क्वाड्स होते हैं वो 15 रुकनी स्क्वाड होते हैं। वैसे आपको बात बताऊं, कुछ बोर्ड्स रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो आपका 2027 का वर्ल्ड कप है बड़ा लंबा वर्ल्ड कप होगा, तो इसमें स्क्वाड्स में एक आध खिलाड़ी की स्लॉट बढ़ाई जाए। अच्छा, उसमें ये होता है कि फिर अगर आपने 15 रुकनी होता है तो आपको स्पिनर भी ऐड करने हैं, फास्ट बॉलर भी कम से कम 4 तो ऐड करने हैं कि अगर एक अनफिट हो जाए तो दूसरा आ जाए। मिडिल ऑर्डर में भी आपको चाहिए होते हैं ऑप्शन। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर साइम परफॉर्म नहीं करते तो आप इवन साइम को ड्रॉप कर सकते हो, और जो आप शान और अब्दुल्ला की दोनों की बात कर रहे हो उस सूरत में वो दोनों 15 रुकनी स्क्वाड में आ सकते हैं अगर नहीं भी खेलते, क्योंकि वो दोनों ओपनर भी हैं बाय डिफॉल्ट। अब ये भी आपको पता है। तो अगर आप ये कहते हो कि फखर खुदा ना खास्ता अनफिट हो जाते हैं, या आप कहते हो कि फरहान अनफिट हो जाते हैं, तो आप ये भी कह सकते हो कि अब्दुल्ला और शान उनमें से कोई भी ओपनिंग भी कर सकता है, और अगर आपको जरूरत पड़ती है तो आप नंबर 4 वाली जो स्लॉट है उनमें भी खेल सकता है। तो ये भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल जो हमारे लिए अच्छी खबर है वो ये है कि फरहान का 100 आज आया है, कल हमारे फखरे पाकिस्तान फखर जमान का 100 आया है, तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव सीन है। लेकिन अली साहब, दूसरी तरफ जो शाहीन शाह अफरीदी हैं उनकी बॉलिंग दरमियानी नजर आ रही है। ओडीआई में भी 29-30 रन उन्होंने दिए थे 7 ओवर्स में, लेकिन बात हुई है कि जब उस टाइम बैटर इतना अटैकिंग के मोड में नहीं थे, लेकिन शाहीन का जो रोल है वो विकेट टेकिंग ऑप्शन है, वो बिल्कुल नाकाम रहे हैं अभी, क्योंकि जाहिर है गेम स्लो थी, इतना प्रेशर नहीं था, कोई इतनी बड़ा टारगेट चेज नहीं करना था, 212-13 बनाना था, तो वो भी आराम आराम से बैटर लगे हुए थे। तो वो भी वजह कि शाहीन शाह अफरीदी की जो इकॉनमी है वो इतनी बुरी आपको नजर नहीं आएगी। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखो तो शाहीन शाह अफरीदी से जो इंपैक्ट जो आप बात करते हो, लाइक हसन अली की आप बात करो 4 आउट कर गए, ठीक है, सुफियान मुकीम की बात कर लो 4 आउट कर गए, तो शाहीन शाह अफरीदी को डोमेस्टिक में भी कुछ खास नहीं कर पा रहे। मैं इसलिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं कि अगर वो आपके कप्तान है तो चीजें मुश्किल नजर आ रही है उनके लिए मुझे। खैर जी, इसके बाद जो हमारे पास जो है वो अपडेट आ रही है दाऊद साहब, वो अपडेट आ रही है इंडिया और अफगानिस्तान के हवाले से। बहन, इंडिया और अफगानिस्तान की सीरीज जो है वो होने के लिए जा रही है, और इंडिया को जो है वो होस्ट करने के लिए जा रहा है अफगानिस्तान इन इंडिया, जैसे हमने आपको बताया था। तो अब तो शेड्यूल भी सामने आ चुका है, स्टेडियम्स के नाम भी सामने आ चुके हैं। कहां पर हो रही है ये सीरीज जी? लेकिन दिल्ली का अरुण जेटली स्टेडियम है जो होस्ट करने के लिए जा रहा है। इंडिया अफगानिस्तान की सीरीज है, अफगानिस्तान होस्ट है, इंडिया में हो रही है। पता नहीं ये क्या चीज है, मुझे तो इतनी समझ नहीं आती है बात। खैर 13 सितंबर से सीरीज का आगाज होगा, 15 और 17 सितंबर। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि डेट्स तो पहले भी थी और हमने भी अपने शो में भी आपको बताई थी, लेकिन ये ऑफिशियली बीसीसीआई अनाउंस नहीं कर रहा था। आज बीसीसीआई ने ऑफिशियली अनाउंस कर दी, लेकिन इसका भी रीजन है ऑफिशियली अनाउंस करने का। इंडिया और बांग्लादेश की जो सीरीज जिसमें भारत ने बांग्लादेश का दौरा करना था, वो बातचीत चल रही थी, और अब ये नजर आ रहा है कि वो सीरीज नहीं होगी, क्योंकि अगर वो सीरीज होनी होती तो कहा जा रहा था कि इस सीरीज को बीसीसीआई बाद में रखवा देता, ये सीरीज बाद में हो जाती, इसको पोस्टपोन भी कर सकते थे, कोई इशू नहीं था, क्योंकि इतनी बड़ी सीरीज नहीं थी और इसको आगे शागे भी करवाया जा सकता था। लेकिन ये जो शेड्यूल आ गया है, इसका साफ मतलब ये है कि अब बांग्लादेश और इंडिया के मामलात नहीं बन पाए, और वजह यह बनी थी कि पहले तो बांग्लादेश तो बहुत कोशिश भी कर रहा था कि बनाएंगे,
अब तमीम इकबाल बड़ी कोशिश कर रहे थे, जो उनके क्रिकेट बोर्ड के हेड हैं, लेकिन जो उनकी शेख हसीना है, उन्होंने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी एक हफ्ता पहले, जिसके बाद हमने देखा कि बांग्लादेश में बहुत गुस्सा पाया गया, उनकी गवर्नमेंट में भी, उनके मीडिया में भी, और एक दोबारा से जो अगेंस्ट एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स हैं वो दोबारा से उभर आए थे, जिसके बाद फिर इंडियन गवर्नमेंट को लगता है कि मुश्किल होगा अगर हमारी टीम इंडिया जाकर खेलती है तो मामलात और सिक्योरिटी के जो हैं वो हमारे लिए बहुत खराब हो सकते हैं, जिसके बाद ये फैसला किया जा रहा है। अभी ऑफिशियली नहीं किया गया, लेकिन अब हालात ये नजर आ रहे हैं कि इंडिया और बांग्लादेश की सीरीज नहीं हो पाएगी। खैर जी, इसके बाद जो हमारे पास जो अपडेट आ रही है वो आ रही है आमिर के हवाले से। तो मोहम्मद आमिर ने जो वो अली रजा को बड़ा हाईली जो है प्रेस किया है। उनका मानना है कि जो अली रजा है ये बहुत हाईली स्किलफुल बॉलर है, लेकिन साथ में उन्होंने एक डाउट का भी जो है वो इजहार किया है कि अगर अली रजा जैसे इस एशियन कल्चर में मौजूद हैं तो बड़े टैलेंटेड खिलाड़ी हैं, लेकिन अल्लाह पाक जो इनकी हिफाजत करे, फ्यूचर में देखो क्या होता है इनके साथ। देखिए, बिल्कुल मोहम्मद आमिर अली रजा को बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं और उनका मानना ये कि बहुत स्किलफुल हैं, पेस भी हैं, और काफी लोग तो ये बात करते हैं कि जो अली रजा है उसके अंदर हमें आमिर की झलक नजर आती है। वो कैसे हाँ बिल्कुल सूखा सा, वैसे ही हाँ बिल्कुल वैसे ही आए, और बिल्कुल रॉ सा नजर आ रहा होता है, एक बच्चा सा, जैसे मोहम्मद आमिर नजर आ रहे होते थे। लंबे लंबे बाल थे आमिर के, चलो उसके उतने लंबे बाल नहीं है, लेकिन वही जैसे होता है ना, तो फिर बिल्कुल नजर आता है कि यार बिल्कुल गली मोहल्ले से एक पकड़ के लेकर आए और इंटरनेशनली उसने अपना नाम बना दिया, आग लगा दी। और फिर उसके बाद मोहम्मद आमिर, जाहिर है उन्होंने फिर अपनी ग्रूमिंग भी की, और जब आप आ जाते हो इंटरनेशनल क्रिकेट में फिर सब भी करते हैं। वैसे तो ज्यादातर हमारे प्लेयर ऐसे ही आते हैं कि जो नीचे लेवल से आते हैं, लेकिन अली रजा और आमिर बहुत रिसेंबल करते हैं। अगर आप आमिर को भी देखो, शुरू में आए थे, पेस भी बड़ा था, स्विंगिंग बॉलिंग भी थी, सचिन को उन्होंने बड़ा आउट किया था, और एक दिन पहले ही वो बड़ा हाइप चल रही थी, मुझे याद है वो एशिया कप का शायद मैच था, बड़ी हाइप बनी हुई थी कि मोहम्मद आमिर क्या सचिन को आउट करेंगे, और फिर आमिर ने किया भी था आउट। तो अब आप देखो तो अली रजा की भी बड़ी वो हाइप बनी होती है। अली रजा को स्पेशली वाइब आप सूर्यवंशी से बड़ा कहा जाता है कि वो उनको आउट करेंगे, नहीं करेंगे, बिल्कुल अंडर 19 वगैरह में उन्होंने उनको आउट भी किया। तो अब अली साहब जो मोहम्मद आमिर हैं, उनका मानना यह है कि अली रजा के पास स्किल भी बहुत है, पेस भी है, स्विंग भी है, और अली रजा को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, उसकी ग्रूमिंग करनी चाहिए। और मैं बिल्कुल एग्री भी करूंगा मोहम्मद आमिर की बात से कि अली रजा को आपको पाकिस्तान टीम में भी लेकर अब आना पड़ेगा, और जो आपको लगता है कि उनका बेस्ट फॉर्मेट है जिसमें वो सबसे पहले अच्छा कर सकते हैं, ताकि कॉन्फिडेंस आए। क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट में ना आप डोमेस्टिक में बहुत परफॉर्म भी कर जाते हो, लेकिन जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हो तो वो प्रेशर झेलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वहां पे प्रेशर झेलना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो आप उसको उस फॉर्मेट में खिलाओ जहां पे आपको लगता है कि वो बेस्ट अपना दे सकता है, क्योंकि पेस है उसके पास, स्विंग है, ऐसी कंडीशन में भी उसको खिलाया जाए जो उसके लिए यूजफुल साबित हो। क्योंकि ऐसा लगता है कि अली रजा बहुत लॉन्ग टर्म पाकिस्तान को सर्व करेंगे। और सिर्फ मोहम्मद आमिर नहीं बात कर रहे अली साहब, जो वेस्ट इंडीज के लेजेंडरी कमेंटेटर हैं और क्रिकेटर है इयन बिशप, वो इतनी तारीफ करते हैं इनकी कि अली रजा पाकिस्तान का किस तरह से यंग टैलेंट बॉलर है। वो बड़ा एक्साइटेड रहते हैं कि जब ये पाकिस्तान टीम में आएगा तो मैं इसको देखने के लिए बड़ा एक्साइटेड रहूंगा। खैर जी, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है जी आपके टेस्ट क्रिकेट के हवाले से। तो भाई टेस्ट क्रिकेट का जो सीजन है वो शुरू होने के लिए जा रहा है। अब ऐसे टेस्ट क्रिकेट शुरू होगी कि आपको 30 अगस्त तक रोजाना की बुनियाद के ऊपर जो है वो टेस्ट ही देखने को मिलेंगे। पहला मैच अगर आप बात कर लें, कल से शुरू होने के लिए जा रहा है, जिसमें बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने होंगे। फिर 15 से जो है वो इंडिया और श्रीलंका आमने सामने हो जाएंगे। फिर 19 से बात कर लें तो पाकिस्तान और इंग्लैंड आमने सामने हो जाएंगे। दाऊद साहब, ये पट्टी चलती जाएगी। देखिए, बिल्कुल टेस्ट क्रिकेट अब स्टार्ट होने जा रही है, और ऐसे लग रहा है कि व्हाइट बॉल और लीग्स जो है वो अब उस पर बिल्कुल फुल स्टॉप लग जाएगा। क्योंकि इससे पहले बड़ी लीग्स चल रही हैं, वो लीग चल रही है, कभी आईपीएल खत्म हुई, पहले पीएसएल खत्म हुई, फिर आईपीएल खत्म हुई, फिर सीपीएल, फिर वो ग्लोबल, तो फलाना लीग, तो ये लीग, वो सब लीगें चल रही थी। लेकिन अब रेड बॉल जो है उसका पीक है। अभी पाकिस्तान वेस्ट इंडीज की टेस्ट सीरीज खत्म हुई है, अब कल से जो है बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया का जो सीरीज है डार्विन में वो स्टार्ट हो रही है। भाई ऑस्ट्रेलिया ने अपनी बड़ी डेंजरस किस्म की प्लेइंग 11 अनाउंस किया है। भाई सारे वो मेन ही वापस आ गए, पैट कमिंस भी वापस आ गया, हैजलवुड भी वापस आ गया, मिचेल स्टार्क भी वापस आ गया, वो लियोन भी वापस आ गया, फिर बचा क्या। और बांग्लादेश की टीम तो जो ऑस्ट्रेलिया की क्लब लेवल की टीम थी उससे इनिंग से हार गए थे। ये बुरा बांग्लादेश के बाद जो मेन वेपन था वो उनका इंजरी हो गया, बिल्कुल नाहिद राना, जिसपे वो सारी उम्मीदें थी। अच्छा, 15 अगस्त से फिर श्रीलंका और बांग्लादेश की जो टेस्ट सीरीज है वो स्टार्ट होने जा रही है। वो भी बड़े मजेदार टेस्ट सीरीज है, इंडिया और श्रीलंका खेलेंगे। अच्छा, 19 तारीख से पाकिस्तान की, जो मैं सबसे ज्यादा वेट जिसका हम कर रहे हैं, पाकिस्तान और इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज भाई वो शुरू हो रही है, जिसका सबको इंतजार है। वो 19 तारीख से शुरू होगी। फिर उसके बाद अगर आप देखो तो ये तो पहले पहले टेस्ट मैचेस हो गए। अच्छा, 22 तारीख को फिर बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया का दूसरा टेस्ट मैच शुरू हो जाएगा। फिर 23 अगस्त से 27 अगस्त श्रीलंका और इंडिया का दूसरा टेस्ट शुरू हो जाएगा। फिर 27 तारीख से पाकिस्तान और इंग्लैंड अपना जो सेकंड टेस्ट है वो खेलेंगे।
तो अब आपको तकरीबन मैं जो हिसाब लगा रहा हूं, ये 19-20 दिन जो है कंसेक्टिव 19-20 डेज टेस्ट अगस्त के जितने दिन रह गए हैं, और सिर्फ आपको डेली ऑलमोस्ट टेस्ट क्रिकेट देखने को मिलेगी। तो 14 अगस्त आ रहा है और उसके बाद आपको ऑल टू वन जो डेज मिलेंगे वो आपको सारे के सारे टेस्ट क्रिकेट से भरपूर मिलेंगे। खैर जी, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो ये आ रही है कि कोई कर्फ्यू नहीं होगा भाईजान इंग्लैंड के प्लेयर्स के लिए। जो पाकिस्तान और इंग्लैंड की जो सीरीज होने जा रही है, वो कर्फ्यू को लेकर पिछली बार बड़े मामला खराब हुए थे, तो अब उनको रिलैक्स कर दिया गया था। देखिए, जो रूट जो है उन्होंने रिक्वेस्ट की थी ईसीबी से, और उनका मानना यह था कि हमारे प्लेयर्स जिम्मेदार हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, ऑन द फील्ड भी अगर उनकी जिम्मेदारी है तो ऑफ द फील्ड भी वो लेंगे, और आप ये जो कर्फ्यू है हमारे पर से हटा दें। ठीक है, अगर कोई प्लेयर आ जाता भी है तो वो सबको पता है अपना अच्छा बुरा, और उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर ईसीबी ने हटा दिया। इससे पहले आपको पता है स्टोक्स और टिंगसन का जो इतना मामला हुआ था, इवन स्टोक्स का पूरा कैरियर उनका खत्म हो गया, ये सब इश्यूज भी चले। लेकिन अब ऐसा कोई कर्फ्यू नहीं रहेगा, यानी कि अब प्लेयर्स आजाद हैं, अगर वो नाइट क्लब में भी बीच में जाना चाहे तो जा सकते हैं। लेकिन रूट ये बात कह रहे हैं कि हम सब प्लेयर्स को मैं खुद बात करूंगा, और मेरी स्टेफन फ्लेमिंग से भी बात हुई है। अभी पाकिस्तान इंग्लैंड की सीरीज में वो कोचिंग नहीं करेंगे, मार्कस ट्रेस्कॉथिक करेंगे। ये दाऊद साहब, ये शराब पीते हैं ना, फिर इनका कंट्रोल खो जाता है, ये सब नहीं। लेकिन उन्होंने स्टोक्स ने कुछ भी नहीं किया था, अभी वो बाहर ही खड़े हुए थे। लेकिन वो एक इशू कोई और चल रहा था, वो दूसरे आपको पता है जो और आए हुए थे, उन्होंने खबरें आई कि बेन डेकेट भी जो वो एक दिन पहले उन्होंने खूब शराब पी हुई थी मैच। नहीं, लेकिन वो जो स्टोक्स वाला सीन हुआ था, वो जो कुछ और जो लड़के थे, 4-5 लड़के थे, उन्होंने पी हुई थी, ये अभी बाहर ही खड़े हुए थे। लेकिन उसके बाद वो इनके साथ बदतमीजी करना शुरू हो गए उनके साथ। तो फिर आपको पता है रूट की पर्सनैलिटी भी ऐसी, हम तो रूट से मिले हुए, सॉरी रूट क्या हूं, स्टोक्स, हमने तो स्टोक्स को 2 बार 3 बार हम उनसे मिले हुए भी हैं। अगर उनकी पर्सनैलिटी देखो, ये आपका जब पाकिस्तान और इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज में डोले जितना बंदे की शक्ल आ जाती है, हमारे से अगर आप देखो तो हाइट खड़े भी होते हैं, तो ये ऊपर जाते हैं, और उनकी पर्सनैलिटी भाई नेक्स्ट लेवल है। जब भी हमने देखा है, हम तो हमेशा उनसे इंस्पायर्ड ही हुए हैं। तो फिर उनको भी गुस्सा आ गया। लेकिन ओवरऑल अगर बात आपकी ठीक है कि जब इस तरह के माहौल में जाते हो तो आपको हर रंग बिरंगा बंदा वहां पे नाइट क्लब्स में आपको फिर मिलता है। एक्चुअल में ना आपको नाइट क्लब के ऊपर पाबंदी लगानी चाहिए इन दिनों में। आप बाकी नाइट क्लब नहीं जा सकते। ये आप बात ठीक कर रहे हैं कि आपको ये कहना चाहिए कि नाइट क्लब में मत जाओ। बाकी अगर आपने कहीं खाना पीने जाना है, कहीं ऐसे बाहर जाना है, वो आप जा सकते हो। लेकिन रूट की रिक्वेस्ट के ऊपर अब ईसीबी ने यह कह दिया कि जो पाकिस्तान और इंग्लैंड की जो टेस्ट सीरीज होगी, इनमें किसी खिलाड़ी के ऊपर कोई रुकावट नहीं है। लेकिन अपना हर खिलाड़ी खुद पता है उसे कि कल अगला दिन स्टार्ट होना है, या तीसरा दिन स्टार्ट होना है, या चौथा दिन स्टार्ट होना है, तो मैंने बैटिंग करनी है, या अगर बैटिंग नहीं भी करी, बॉलिंग करनी है, या मैं स्क्वाड का पार्ट भी हूं, फील्डिंग के लिए भी मुझे कभी भी बुलाया जा सकता है, तो मुझे अपना खुद ख्याल रखना है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आज का शो आपको पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए, और वो ये कर लीजिए कि आप हमारा इंस्टाग्राम के ऊपर भी जाइए, और इंस्टाग्राम पे इनको भी फॉलो। बिल्कुल जी, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा, और इनको भी फॉलो मुझे भी फॉलो कीजिए, मैं क्रिकेट लवर अली ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। आप सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।